रेट कांस्टेंट, ठीक है, टॉकिंग अबाउट रेट कांस्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन लूँ, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके, व्हाइट बोर्ड पे मैं बना रहा हूँ इक्वेशन। तो ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, कोई भी उसका प्रोडक्ट होगा। ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट अब निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिएक्टेंट के। वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को किस तरह लिखेंगे? इस तरह। सिमिलर आप लोगों ने जिस तरह के एस पी किया है, रेट कांस्टेंट किया था, तो ये सिमिलर उसी तरह है। ये जैसे इसको कहते हैं रेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो बस इसमें ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आ जाएगा, बस ये डिफरेंस होगा। तो लास्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? के ए बी, ये दो कोई भी कंपाउंड्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी गिवन होंगे उसको आप यहाँ पे पुट करोगे, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे आ रहा है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम चेंज। तो जो ये के कहलाता है, ये रेट एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। सो कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन, ओके। तो वैल्यू ऑफ के जो होती है, अब ये जो के आया है, ये डिपेंड करती है ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, और उसमें नोट्स में लिखा हुआ है ये, देखें, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। के की वैल्यू फिक्स होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है के की। वैल्यू ऑफ के वेरीज विद टेम्परेचर, चेंज होती है विद टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट वैल्यू ऑफ के होती है। और वैल्यू ऑफ के रिमेन अनऑल्टर्ड विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट की कितनी भी चेंज कर लें, लेकिन जो के होगा क्योंकि कांस्टेंट है तो अनऑल्टर्ड रहेगा। लेकिन दूसरी चीजों से लाइक टेम्परेचर और टेम्परेचर से चेंज होगा वैल्यू ऑफ की। और कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे इसकी पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होती है, लाइक 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे बात करें तो उसकी फिक्स वैल्यू होगी के की। लेकिन अगर हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ के विल चेंज, ऑलराइट। सो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद क्या? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये देखें, आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहाँ पर है। क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब इतनी एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड हो, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सिंपल अल्फाज में, इतनी एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद हो कि वो आपस में रिएक्ट करें और प्रोडक्ट को फॉर्म करें, इसको कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट स्टेज में है, मतलब रिएक्टेंट आपस में मिला दिया, अभी शुरू नहीं है केमिकल चेंज, तो क्या होगा? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी अभी जीरो होगी। लेकिन जब जैसे ही प्रोसेस केमिकल चेंज आप स्टार्ट करोगे, तो फिर उसकी
एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट होगी, जस्ट यू कैन चेक इट बाय द ग्राफ। यहाँ पे यहाँ से रिएक्टेंट आपस में भी मिलाए हैं, ठीक है। अभी कोई चेंज नहीं आया है, कोई एनर्जी नहीं आई, अभी ये रिएक्टेंट ही है, में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी क्या करने के लिए, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई। एक्टिवेशन एनर्जी ये कहलाती है जो रिएक्टेंट के अंदर मौजूद हो, मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? The minimum amount of energy which molecules must have to form an activated complex is called activation energy। इन्होंने बोला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यही मतलब है कि प्रोडक्ट या वो जो ऊपर एक कर्व बन रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट बोलना चाह रहे हैं। एनर्जी, एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। द एनर्जी विच अ मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू रिएक्ट, ठीक है। ये असल डेफिनेशन मतलब इजी वर्ड्स में, द एनर्जी विच अ मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर, एक मॉलिक्यूल के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए कि वो आपस में रिएक्ट कर लें एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फॉर्म कर लें, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी का मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ये ग्राफ बता दिए मैंने आपको, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ से एक्टिव रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से जब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो उसको रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करा रही है और प्रोडक्ट बनाने में मदद दे रही है, वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी is equal to threshold energy। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या मैं आपको बताता हूँ। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ओके। तो ये एक एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है। आपको ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी दियो, इंटरनल एनर्जी दियो, और बोले एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी दियो, थ्रेशोल्ड दियो, आपको बोले इंटरनल एनर्जी बताएं, तो दीज ऑल कैन बी द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? नेक्स्ट ग्राफ दिखा रहा हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। सो दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन में बताऊं, मॉलिक्यूल के अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो आपस में कोलिजन इख्तियार कर लें, और आपस में कोलिजन हो और एक प्रोडक्ट फॉर्म करें, इस कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए, और ये जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये जितने भी शुरू से लेकर आखिर तक जो प्रोडक्ट के अंदर या रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट के अंदर जितना भी सिस्टम में मॉलिक्यूल की जो हरकत है, कोलिजन है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ मॉलिक्यूल मस्ट हैव, ठीक है, विच अ मॉलिक्यूल मस्ट हैव, एक मॉलिक्यूल के अंदर होना जरूरी है, इन ऑर्डर टू for effective collision, in order for effective collision to occur is called threshold energy। ये नोट्स में नहीं दी इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए, थ्रेशोल्ड के और एक्टिवेशन के। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, और उसका फॉर्मूला रिलेशन जो होता है वो ऊपर ये वाला होता है। अच्छा, अब है फैक्टर्स। हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन, कि क्या रेट होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी जिसको हमने पढ़ा है। तो इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स होते हैं। हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी केमिकल काइनेटिक्स की, कि केमिकल काइनेटिक्स हमें ये भी बताती है, तो रेट बताती है और बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ रिएक्शन, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन आर ऑल रिटन ओवर हियर, ऑलराइट। सबसे पहली चीज कंसंट्रेशन। हमने मैंने आपको सबसे पहली चीज जो समझाई थी वेलोसिटी में, कि कंसंट्रेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वेलोसिटी के, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट के, सॉरी, ए प्लस बी,
ए प्लस बी लिखा था ना उस इक्वेशन में, कंसंट्रेशन जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रिएक्टेंट के, ए इस तरह लिख रहे थे, बी इस तरह लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा फैक्टर पहला रेट का। ये देखें यहाँ पे, पहले यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी ये 6 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, सबसे पहले नेचर, कि केमिकली नेचर क्या है उसका, ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन वाला है, रिडक्शन का नेचर है, जो कंपाउंड्स एलिमेंट जो रिएक्ट हो रहे हैं आपस में, और या फिर आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, दीज ऑल आर कॉल्ड द नेचर्स, ठीक है। तो अब डिफरेंट ये जो रिएक्शंस हैं डिफरेंट नेचर है, तो उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, सही है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट रिएक्टेंट्स है डिफरेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हाँ, सबकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी डिफरेंट होगी, बिकॉज रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन हर चीज अलग होती है। वाटर है और NaCl है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। एक रिएक्शन में वाटर प्लस HCl हो रहा है और एक में NaOH प्लस H2O हो रहा है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क, बिकॉज वो एसिड है, ये बेस है, और यू आर रिएक्टिंग बेस विद वाटर, सो इनकी कंसंट्रेशन बहुत अलग होगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत अलग होगी, ठीक है। समझ में आ रही है? तो different reactants have different energy of activation. Reaction between polar and ionic molecules, polar और ionic, सही है, polar या ionic होंगे तो is very fast. ionic का तो हमने पढ़ा है कि fast की एग्जांपल ही मैंने आपको दी थी, ionic होती है, ionic कंपाउंड जितने भी होते हैं। अच्छा, पोलर कौन से होते हैं? जो दोनों सेम नेचर के होते हैं, हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं पोलर नॉन पोलर। तो ये एक चीज होगी, इनके जो वो होगा रिएक्शन स्पीड क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर स्लोअर देन आयनिक रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होंगे वो स्लोअर होंगे, बिकॉज दे इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड रीअरेंजमेंट। क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रीअरेंजमेंट होती है। जाहिर सी बात है HCl है वो अब आगे जाके H2O बन जाता है, और Cl अलग हो जाता है, इस तरह रीअरेंज हो जाते हैं ना ये, तो इसलिए इनकी जो आयनिक स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। अच्छा, अगला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो हमने पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल काइनेटिक्स। इज यूजुअली ट्रू दैट increasing the amount of reactants, rate of reaction is increased, as we know that। इसमें ना जो जो चीजें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ वो चीजें आपने एमसीक्यूज के लिए देखनी है, इस पर डिटेल्स बहुत ज्यादा लिखी है, इतनी की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स में आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि रिएक्शंस ऑफ द पोलर एंड आयनिक मॉलिक्यूल्स इज वेरी फास्ट, ये याद रखना है एक स्टेटमेंट। और ऑक्सीडेशन और द रिडक्शन रिएक्शंस आर स्लो देन आयनिक रिएक्शन, बस ये चीज याद रखनी है इस पूरे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स में बस ये याद रखना है कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है। और इसमें अगर कोई और चीज में देखा तो इट इज ट्रू दैट बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। हाँ, कि देखें वही इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे आप रिएक्टेंट की वो बढ़ाओगे कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ये चीज याद रखनी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ऑब्वियस है उससे, कि जैसे आप बढ़ाएंगे कम बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। एज वी नोट, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स द हायर द कोलिजन रेशियो एंड द faster the rate of reaction। बस एक चीज याद रखनी है, when you are increasing the concentration of the reactants, the rate of reaction will also increase, and if you are decreasing the rate of concentration of the reaction, then rate of reaction भी कम हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया क्या है रिएक्टेंट का, ठीक है, कितनी जगह क्या मिकदार उन्होंने ली है। तो इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस जो हमने पढ़ा है कल, कौन से होते हैं, जिसमें सॉल्यूट एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं, और जिसमें पूरे फैले होते हैं वो होमोजीनियस कहलाते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। तो इन हेट्रोजीनियस जो है उसमें सॉलिड रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। द ग्रेटर द सरफेस एरिया द हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन, ये याद रखिएगा कि हेट्रोजीनियस में सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तेज मूव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल छोड़ दें, ये इधर से एक और ये चीज,
ये देखें, in other words, by increasing the surface area of the reactant, the rate of reaction increases due to the greater contact between the individual particles and also due to the fact that the surface molecules react more quickly, ज्यादा तेजी से react करते हैं surface molecules because वो surface पे होते हैं, ठीक है, और उनको change करना आसान होता है दूसरे molecule में जाने के लिए, इसलिए जल्दी से वो करते हैं, तो rate of reaction भी उनका तेज होता है इसी वजह से। टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी चीज का तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सिस्टम, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ेगी जिसकी वजह से टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। सिंपल, ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, यही सब कुछ इसमें थ्योरी लिखा हो गया, ठीक है। As temperature increases, the velocity of molecule also increases, which result in the increase of the frequency. The rise in temperature rise the kinetic energy of each molecule. It has been found that the rising temperature by 10 K, the fraction molecule passing threshold of activation will become double. As a result, the number of effective collision is also double, and hence rate is double. अच्छा, वो कह रहे हैं ये बात भी याद रखिए, शायद एमसीक्यूज में आ जाए, थोड़ा चांस है लेकिन आ सकता है। एक रीजन बना के आपको ये दे सकते हैं कि द राइज इन टेम्परेचर, अगर आप लोग टेम्परेचर को 10,000 10 केल्विन से बढ़ा दें, ठीक है, 10 केल्विन से बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पासिंग द थ्रेशोल्ड और केमिकल एनर्जी बिकम डबल, तो केमिकल एनर्जी और थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी भी डबल हो जाएगी, उसकी वजह से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी डबल हो जाएंगी, जिसकी वजह से रेट भी डबल हो जाएगा। तो ये पूछ सकते हैं कि 10 के हम लोग टेम्परेचर कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी पर, या क्या इफेक्ट पड़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी पर, ये क्या इफेक्ट पड़ेगा मॉलिक्यूल्स पर, या क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट पर, ठीक है। चार तरह से मैंने आपको एमसीक्यूज बता दी किस तरह आ सकता है इसका, तो सब डबल हो जाएंगे, ये याद रखना, बस डबल हो जाएंगे। होमोजेनियस कैटलिस्ट, हाँ चौथी चीज क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से आपको रेट ऑफ स्पीड बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट, ये दो तरह के कैटलिस्ट हैं। देखें पहला होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस इज अ catalyst is a sequence of reactions that involve the catalyst in the same phase as the reactants. Most commonly homogeneous catalyst is dissolved in a solvent with the reactant, जो सिर्फ रिएक्टेंट में यूज हो रहा होता है ना, मतलब बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद आप यूज नहीं करते, जब रिएक्टेंट होता है उसमें आप यूज करते हो कैटलिस्ट, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है, और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं उसको। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट वेयर द फेस ऑफ द कैटलिस्ट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, अच्छा, होमोजीनियस में इन्होंने बोले कि फेस जो होता है ना कैटलिस्ट का वो भी सेम होता है। फेस मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तीन फेसेस होते हैं, अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड में है तो तुम जो कैटलिस्ट उसमें डाल रहे हो वो भी लिक्विड में ही डालोगे, तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। और अगर हेट्रोजीनियस, अगर आप लिक्विड आपका है रिएक्टेंट एंड यू आर पुटिंग द कैटलिस्ट एज सॉलिड और गैस, सो इसमें क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहलाएगा। समझ आ गई। प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैटलिस्ट यूज इसलिए होता है स्पीडिंग रिएक्शन करने के लिए या स्लो करने के लिए। तो कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच कंट्रोल्स द, कैटलिस्ट होता क्या है, तो व्हिच कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ, हां कोई चेंज नहीं करता, कैटलिस्ट स्पीड बढ़ाता है सिर्फ और केमिकल रिएक्शन में और कोई चेंज नहीं लाता। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है वो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, वो पॉजिटिव कहलाता है। क्या पॉजिटिव catalyst increases the rate of reaction by lowering the energy of activation. Thus, in the presence of a positive catalyst, the greater fraction of total molecule will possess lower energy of activation and colloidal successfully in a short period of time, thereby increasing the rate of reaction. बस आपको पहली लाइन याद रखनी है, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को और बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, या इनहिबिटर, ये उसका उल्टा होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन या रिटार्ड्स मतलब कम करता है, ठीक है, डज नॉट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कम भी नहीं करता है, ठीक है, मतलब बढ़ रही होती है इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट जब आप डालते हो। सो ये डिफरेंट केसेस में हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जब हमें बढ़ानी है, हमें
रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी चाहिए तो हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं। जब हमें स्लो चाहिए रिएक्शन और एनर्जी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ानी तो फिर हम लोग उसमें नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। बस ये कैटलिस्ट को इतना पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, बस इतना, क्योंकि ये एक फैक्टर है और इतना काफी है, आप लोगों ने पढ़ लिया। बाकी ये सब चीज छोड़ दिएगा। अच्छा, ये चौथी चीज, रेडिएशन। लाइट की रेडिएशन पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सारे रिएक्शंस तो नहीं डिपेंड चेंज करते बिकॉज ऑफ लाइट, या उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, बट सम डू। Not all reactions are affected by light or radiations, but few reactions, which are usually free radicals or photochemical reactions, are influenced by light. Photochemical reactions नाम से बताया कि जो सनलाइट की मदद से मतलब इनिशिएट होते हैं और पूरे केमिकल रिएक्शन उनमें आता है, चेंज होते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट, सनलाइट। सो दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, मतलब फ्री रेडिकल्स मतलब उसके अंदर फ्री स्पेस है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और खाली है रेडिकल्स, तो उस वो और फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। उस पर लाइट से फर्क पड़ता है उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस पर। अब क्या फर्क पड़ता है? लाइट एक्टिवेट्स सम ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स। लाइट क्या करता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को वो एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स लाइट से। Since free radicals are very excited, therefore they react immediately with other molecules to form products. अब वो लाइट से अब उन्होंने इनिशिएट कर दिया फ्री रेडिकल्स को, और फ्री रेडिकल्स तो यही चाहते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट बनाए, किसी के साथ कंपाउंड बनाए, तो फ्री रेडिकल्स अब मिलके कंपाउंड बना लेते हैं, तो ये बन गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सच रिएक्शन। कंसंट्रेट, अच्छा, इन अब जो लाइट वाले जो होते हैं, तो इन पे कंसंट्रेशन भी रिएक्टेंट की डिपेंड नहीं करती, बिकॉज ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। एक पड़ा है मॉलिक्यूल और उसके अंदर उसको कोई ताल्लुक नहीं है कंसंट्रेशन से, बिकॉज कंसंट्रेशन से वो इनिशिएट हो ही नहीं पा रहा था पहली प्रोडक्ट की तरफ। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है, सनलाइट या कोई भी लाइट पड़ती है जो उसे गर्म कर दे, जो उसके एक हीटिंग पावर को ले जाए और वो आपस में मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल से निकलकर प्रोडक्ट बना लें, तो उसको कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। इज फ्री फ्रॉम कंसंट्रेशन, डज नॉट इन्फ्लुएंस, देखिए लिखा होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सच रिएक्शंस, सो दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हाँ, तो इसमें ऑर्डर भी जीरो होता है। ऑर्डर का आगे बात आ रही है, हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे। We know that the light consists of photon, or light consists of, when photons strike the reactant molecule, they provide necessary activation energy to the reactant molecules. और फोटोकेमिकल में ये होता है कि फोटोन होता है सनलाइट के अंदर, और जब वो मॉलिक्यूल पर स्ट्राइक करता है तो वो उनके अंदर खुद ही जनरेट हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल written for you: H2 plus Cl2 is equal to 2HCl. So these were the factors. ये सारे फैक्टर्स थे आपके सामने, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सही है। प्रेशर, प्रेशर नहीं पढ़ा। प्रेशर किसके लिए होता है? सिर्फ गैसेस के लिए होता है, बिकॉज इन द फेस फॉर गैसेस व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फास्ट हो जाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो इसी तरह जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं व्हेन द फेज इज गैस, सो also it get increase, rate of reaction also get increase, ठीक है। लाइट है, कैटलिस्ट है, पार्टिकल साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप लोग कह रहे हैं सरफेस एरिया, बोथ थिंग्स आर सेम, ऑलराइट। सरफेस एरिया और पार्टिकल साइज आर सेम थिंग, सरफेस एरिया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सिंपल मैं आपको अभी इसकी, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के सम को
The sum of the exponents in rate determining equation is called order of reaction. The sum of एक्सपोनेंट, सही है, एक्सपोनेंट का सम, एक्सपोनेंट जो ऊपर पावर होती है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, बस ये काफी है इतना, इन रेट डिटरमाइनिंग द इक्वेशन इज कॉल्ड, जो इक्वेशन बताता है सम एक्सपोनेंट का, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, ठीक है, ये ऑर्डर होते हैं, थर्ड ऑर्डर भी होता है, ठीक है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होती है, आप खुद ही नहीं कर सकते, आप बोले सर इसके खुद ही निकाल दें, तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजरमेंट होती है कि इसका ऑर्डर क्या है, एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं पता कर सकते आप ऑर्डर, बट एक्सपेरिमेंटल, थ्रू एक्सपेरिमेंट यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सही है, ये दूसरा पॉइंट है, मेन पॉइंट। अच्छा, अब मैं सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ कोई चीजें एग्जाम्पल, किस तरह आपका सवाल ई कैट के अंदर आ सकता है। ग्राफ की मदद से मैं आपको बता दूं। ये देखें, आपके पास अगर ये सवाल आ जाए कि डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ गिवन हो आपको ये वाला, और बोले कि इसका वो क्या है ऑर्डर, ठीक है, इसका आप ऑर्डर पूछते हैं, तो वेन एवर बी द ग्राफ स्ट्रेट लाइन जब भी होगा, तो क्या ऑर्डर होगा उसका, जीरो ऑर्डर होगा उसका। सही, उसी पे बना देता हूँ, देखें, अब देखें इसको आप लोग केमिकल इक्वेशन से तो फाइंड कर नहीं सकते, ठीक है, आपको इक्वेशन देंगे नहीं पेपर में, ई कैट में, और एक्सपेरिमेंट आप कर नहीं सकते, तो इसका एक तीसरा व्यू है जो पिक्चोरियल व्यू है, डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह इसका सवाल ई कैट के अंदर आ सकता है, ये बुक में नहीं होता। अगर आपकी कंसंट्रेशन और टाइम हो, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन हो, और जेड, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है, कंसंट्रेशन टाइम, एंड योर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, यू स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है, तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बना रहा हूं, अगर ग्राफ यूं होगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है यूं, एक पैटर्न में चल रहा है, कांस्टेंट, मतलब इसमें ये होता है कि कांस्टेंट, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए टाइम है ना, ये 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 2 सेकेंड हुआ, यहाँ पे ये 40 हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है, 3 सेकेंड हुआ, कंसंट्रेशन 30 हो गया। तो देखें इसमें कांस्टेंट चेंज आ रहा है, कांस्टेंट चेंज जब आ रहा हो तो फिर जो ग्राफ होता है वो होता है फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, बात समझ आ रही है, इसमें कांस्टेंट चेंज आ रहा है, टी का 1 सेकेंड चेंज हो रहा है, हम लोग स्केल इसका लिख सकते हैं, और कंसंट्रेशन का 10, 10 मोल्स पर डीएम क्यूब चेंज हो रहे हैं 1 सेकेंड के ऊपर, और यही चेंज आ रहा है बार बार, ये नहीं हो रहा कि 51 सेकेंड में, तो जब 1 सेकेंड दूसरा सेकेंड चेंज किया 1 से 2 पे गए तो 20 की कंसंट्रेशन चेंज आ गई, ऐसा नहीं हो रहा है, हर बार जब भी 1 सेकेंड का चेंज कर रहे हैं टाइम, तो 10 की कंसंट्रेशन आ रही है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, इसी तरह सारा ग्राफ चल रहा है, तो इसको जो हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी, थर्ड वन, सेकेंड ऑर्डर का बना रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर में टाइम कांस्टेंट नहीं होता, बस ये डिफरेंस होता है। सही है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट टाइम नहीं होता, बस ये याद रखिए टाइम इज नॉट कांस्टेंट। मतलब थोड़ा सा जो ये एक सीक्वेंस में बना होगा जो फर्स्ट डिग्री का होगा,
सेकंड डिग्री का जो होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा सॉरी, वो जो होगा वो थोड़ा टेढ़ा होगा पीछे से, और ये एक पैटर्न प्रॉपर बना होगा। इसमें टाइम कांस्टेंट होता है, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में लिख देता हूँ, और इसमें टी कांस्टेंट नहीं होता, और ये जो होता है इनमें दोनों चीजें ये कांस्टेंट होती है, इसका स्लोप बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डर। इसमें और टॉपिक कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे सॉल्व। कोई सवाल आप लोगों को पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, ये सवाल जब सॉल्व कर रहे हो उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन है तब भी पूछ सकते हैं। ये इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स आ गए, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इस नोट्स में इंक्लूड नहीं थे वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग बुक खोलें, बुक से पढ़ें, मतलब नोट्स खोलें अभी, नोट से पढ़ें, फिर इसके एमसीक्यू सॉल्व करें, और फिर जो क्वेश्चन आप कर लें। फिर हम लोग ये अभी केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, अब केमिस्ट्री के हम लोग सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे 5 पेपर के, और हर चीज अब शुरू से लेके 1 से लेके चैप्टर 8 तक। फिर इसी तरह जब फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो फिजिक्स के करेंगे सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट ईयर के खत्म जब हो जाएगा।